मैंने उस दिन तुम्हें क्वेश्चन दिए थे सेड्स रूल के, और बीटा एलिमिनेशन तुम्हें बता दिया था। और बीटा एलिमिनेशन जो है एक तो इस कंपाउंड में होता है, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ तुम्हें, बीटा एलिमिनेशन एक इस कंपाउंड में होगा, इसमें डालेंगे एल्कोहलिक KOH, तो अल्फा और बीटा, बीटा हाइड्रोजन 2 है। मैंने तुम्हें बताया था अगर जहाँ पे कम बीटा हाइड्रोजन है वहां से हटेगा तो सेड्स प्रोडक्ट मिलेगा, और वो मेजर होता है, वो मेजर होता है। और अगर दूसरी जगह से हटेगा, दूसरी जगह से हटेगा तो वो माइनर होगा, जहाँ पे हायर बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ जो मिलेगा वो ये है सेड्स प्रोडक्ट, जो कि मेजर प्रोडक्ट होता है, और नीचे है हॉफमैन्स प्रोडक्ट, ये माइनर होता है। कई केसेस में ये मेजर भी बनता है, तो मैं बताऊंगा, मैं वो केसेस तुम्हें 4 बता चुका हूँ जब हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होता है, ध्यान है कि नहीं? यस सर। एक ये है। अब इसके अंदर अगर मैं अल्कोहल ले लूं उसी जगह, अल्काइल हाइड्राइड की जगह, और इसमें मैं डालूं, इसमें डालना पड़ता है कंसंट्रेटेड H2O4, तो मिलता है H2O बाहर निकल जाएगा और आंसर आ जाएगा ब्यूटीन सेड्स प्रोडक्ट। दोनों के मैकेनिज्म में डिफरेंस था, इसका मैकेनिज्म मैं करा चुका तुम्हें, बीटा एलिमिनेशन का मैं मैकेनिज्म करा चुका हूँ, अल्काइल हैलाइड का, जब 5 एटम्स कोप्लेनर हुए थे, है ना, जब 5 एटम्स कोप्लेनर हुए थे। इसका मैकेनिज्म, अल्कोहल वाले का मैकेनिज्म मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक बार नोट करेंगे। अल्कोहल वाले का मैकेनिज्म मतलब 100 में से 99% है कि बोर्ड में इसका क्वेश्चन आना है। अल्कोहल वाले का रिएक्शन लिखेंगे, जैसे अगर इथेनॉल लिया मैं, इथेनॉल में अगर मैं रिएक्शन लिखूं, इसमें डाला मैंने कंसंट्रेटेड H2O4 इथेनॉल के अंदर एट 443 केल्विन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, तो इसमें आता है इथीन, इथीन आंसर आएगा। इसी में डाल दिया मैंने, ये ध्यान था, ये दूसरी रिएक्शन भी, कंसंट्रेटेड H2O4 एट 413 केल्विन, कम टेम्परेचर पे, तो 2 मॉलिक्यूल निकालने लेने पड़ेंगे वाटर निकालने के लिए, तब आंसर आता है डाइथाइल ईथर। मतलब 2 मॉलिक्यूल लेंगे ऐसे इस तरीके से, इथेनॉल प्लस इथेनॉल, कंसंट्रेटेड H2O4 डाला एट 413 केल्विन, 2 मॉलिक्यूल लिए वाटर ऐसे बाहर निकलेगा, और आंसर आ गया ईथर, जो मैंने ऊपर दिखा रखा है। और अगर मैं इसी के अंदर कंसंट्रेटेड H2O4 ले लूं एट 383 केल्विन, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको पूरा ढंग से करना तो वो करेगा जरूर, CH3CH2OSO3H इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और अगर इसी के अंदर मैं कंसंट्रेटेड H2O4 डाल दूं एट 273 केल्विन, तो ऑक्सोनियम आयन मिलेगा, CH3CH2O+H2, CH3CH2O+H2। ये चारों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दो के मैकेनिज्म अभी करा रहा हूँ, दोनों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 टाइम्स लिख लेंगे मैकेनिज्म सारे, सही नहीं, ये दोनों मैकेनिज्म 2 बार लिख लेना जरूर, और ये शो करना है वेडनेसडे वाले होमवर्क में, इसको भूलना नहीं है। दोनों मैकेनिज्म जो मैं लिखूंगा, इथेनॉल से इथीन का, इथेनॉल से डाइथाइल ईथर, नोट करेंगे मैकेनिज्म। इथेनॉल से इथीन कैसे मिलेगा, कंसंट्रेटेड H2O4 एट 443 केल्विन, तो आएगा आंसर इथीन, बीटा एलिमिनेशन होगा, OH यहाँ से और H इसका, ये बाहर निकलता है और इथीन आंसर आता है। मैकेनिज्म क्या है, डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन का ध्यान रखना। मैकेनिज्म का क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म एल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म एल्कीन। देखो इसको देखेंगे, अब इसमें मैकेनिज्म क्या होगा, पहले H2O4 जो है, इसका तो मेन काम ही यही है H+ को लूज करना, HSO4 नेगेटिव बनेगा। रिवर्सिबल मैकेनिज्म है, ध्यान रखना, रिवर्सिबल पूरा नाम नोट कर लेंगे एक बार, एक वर्ड से याद रखना है इसको। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, रिवर्सिबल एंडोथर्मिक यूनिमोलिकुलर, रिवर्सिबल एंडोथर्मिक यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन मैकेनिज्म। देखो अब क्या है, इथेनॉल लिया, H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो अपने लोन पेयर देगा, रिवर्सिबल मैकेनिज्म है,
CH3CH2O प्लस H2 बनेगा, जो मैंने तुम्हें कहा था अनस्टेबल है। स्टेबल कब होता है? ओनली एट 273 केल्विन। मैंने पीछे लिखा है 4 रिएक्शन। स्टेबल ओनली एट 273 केल्विन। स्टेबल ओनली एट 273 केल्विन। CH3CH2O प्लस H2 आ जाएगा। CH3CH2O प्लस H2 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन बनेगा स्लो स्टेप। स्लो स्टेप होगा, अब होगा डिहाइड्रेशन, माइनस H2O डिहाइड्रेशन होगा। CH3CH2 प्लस बन जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा। ये स्लो स्टेप होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, RDS ऑफ द रिएक्शन। कार्बोकैटायन बन रहा है स्लो स्टेप के अंदर, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। कार्बोकैटायन बन रहा है स्लो स्टेप के अंदर, तो रीअरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल, सही ना, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है इसके अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा डीप्रोटोनेशन। इसको लिखूंगा ऐसे, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, इसको जरूर लिख लेना। 10 में से 8 पेपर के अंदर आया हुआ बोर्ड में, इतना इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ये। इसके बाद इसमें HSO4 नेगेटिव डालेंगे, फर्स्ट स्टेप होगा। HSO4 नेगेटिव इस प्रोटॉन को ले जाएगा, इस वाले प्रोटॉन को, क्यों? क्योंकि यही बीटा एलिमिनेशन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा इधर और नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड बन जाएगा, इथीन मिल जाएगा और ये स्टेप फास्ट होगा, माइनस H2। कैटलिस्ट अनयूज्ड इन द रिएक्शन, स्टेप होगा फास्ट। समझ आ गया स्टेप कि नहीं? मगर समझ आ गया कि नहीं? ये डिहाइड्रेशन ऑफ एक इथेनॉल बार टू वो फॉर्म इथीन। रिवर्सिबल एंडोथर्मिक और तीसरा जो था रिपीट कर दो। एलिमिनेशन, रिवर्सिबल एंडोथर्मिक, एलिमिनेशन तो हो ही रहा है, एंडोथर्मिक तो है ना, और एलिमिनेशन हो रहा है, टेम्परेचर हाई होता है ना। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस यस एलिमिनेशन बताया था मैंने तुम्हें। एलिमिनेशन तो हो गई, और इसका अगर मैं कहूं तुम्हें एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है, ये बोर्ड में नहीं आएगा, ये मैंने तुम्हें हर रिएक्शन के लिए बताया हुआ है बनाने के लिए, मैं इसमें दोबारा बता रहा हूँ। रिवर्स इसका इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट है काफी, इस वजह से। इसमें पहले क्या है, स्टार्टिंग में क्या हुआ है, ROH के ऊपर H प्लस का अटैक हो रहा है। देखो मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे, ROH पे H प्लस का अटैक हो रहा है। ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम कह लो, या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। ROH ये रहा, H प्लस ये रहा, ROH प्लस H प्लस है, ROH प्लस H प्लस, यही हुआ है पहले स्टेप के अंदर। और रेट लिखोगे, अगर मैं रेट भी लिख देता हूँ यहाँ पे, रेट जो है इस रिएक्शन का स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, तो रेट होगा, अगर कोई पूछता है तो K इंटू ये, क्योंकि स्लो स्टेप के अंदर सिर्फ ये वाला रिएक्टेंट है, स्लो स्टेप में सिर्फ ये रिएक्टेंट है। रेट इज इक्वल टू K इंटू R O पे प्लस H2। मैंने इथाइल को R लिख दिया। रेट लॉस का ये होगा यूनिमोलिकुलर, रेट लॉस का ये होगा यूनिमोलिकुलर। अब ROH में H प्लस अटैक करेगा, तो ये कुछ एनर्जी बढ़ेगी, कुछ एनर्जी इसकी बढ़ेगी। ग्राफ कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये एनर्जी बढ़ेगी, ये ऑलमोस्ट नीचे सेम लेवल पे ही आता है, ऑलमोस्ट नीचे सेम लेवल पे आता है, और बना क्या है, RO प्लस H2, RO प्लस H2 ये बना। अब इसके बाद यहाँ से स्लो स्टेप है, ध्यान देना, अब इस पॉइंट के बाद से स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप है, तो अब रिएक्शन की एनर्जी क्या होगी, रिएक्शन की एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ये स्लो स्टेप है, इसलिए इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा, ये स्लो स्टेप है, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। और यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन बन गया, यहाँ पे अनस्टेबल होगा, एनायन है, ये बन गया R प्लस। अगर इसमें रीअरेंजमेंट होती, अगर इसमें R प्लस में रीअरेंजमेंट होती, ये मैं भी रब कर दूंगा, ध्यान देना, अगर इस R प्लस में रीअरेंजमेंट होती तो इसका पीक कम हो जाता, फिर ये आता नीचे आता थोड़ा, ये R डैश प्लस बनता। मान लो इसमें दोबारा रीअरेंजमेंट हो रही है, इसका मतलब और स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, तो इसका पीक और नीचे आ जाएगा, ये ऐसे नीचे बन जाएगा, R डबल डैश प्लस। समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें? ये समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। अगर इस कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होती तो R डैश प्लस बनता, ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसका जो इंटरमीडिएट है वो नीचे आएगा। और अगर इस कार्बोकैटायन में इसमें दोबारा रीअरेंजमेंट होती, तो इसका पीक और नीचे आता, इसका पीक और नीचे आता, और ये नीचे आ जाता इस तरह से। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, ध्यान देना, ये मैं हटा रहा हूँ अभी बस समझाने के लिए। अगर रीअरेंजमेंट होती तो पीक नीचे आते रहते, ट्रांजिशन स्टेट नीचे होती रहती, ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। बस ये R प्लस दिखाया था मैंने, R प्लस दिखा दिया, ये R प्लस बन गया, ये वाला R प्लस बन गया, R प्लस बन गया। अब R प्लस में डीप्रोटोनेशन होगा और एल्कीन मिलेगा, R प्लस में डीप्रोटोनेशन होगा और एल्कीन मिलेगा। थोड़ी सी पहले एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद ये नीचे आएगा और ये यहाँ पे इधर बन जाएगा, यहाँ बन गया एल्कीन, यहाँ क्या बन जाएगा, एल्कीन, यहाँ एल्कीन बन जाएगा यानी थीन। तो तुम्हें समझ आ गया होगा ये।
समझ आ गया कि नहीं ये पूरा? एंडोथर्मिक क्या, ध्यान रखना, इस पॉइंट से लेकर या इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये ऊपर होना चाहिए, ये पूरा ऊपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोसेस एंडोथर्मिक है। अगर एक्सोथर्मिक होता तो इस पॉइंट से ये कर्व नीचे की तरफ आता। समझ आ गया कि नहीं? एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको ये समझ आ गया। अनुराग, आन्या, मयंक, मनन, गर्व, नव्या, अर्नव, कनिष्क, गर्व सिंगल, हिमांग, आर्यन, नित्या, मयंक, क्रिश, ध्वनि, अभिषेक, जिया, हरेंद्र, मयंक, नयन, छवि, ध्रुव, सजेवा। देव को समझ नहीं आया? देव मैकेनिक्स जरूर कर लियो, मैकेनिक्स बोर्ड में जरूर आएगा ये। मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसके एनर्जी लेवल डायग्राम तुमसे और बनवाऊंगा। किसी को एनर्जी लेवल डायग्राम दोबारा पूछना है या कोई पॉइंट पूछना है तो पूछ सकते हो। चलो अब एक बार इथेनॉल से इथीन का मैकेनिज्म, इथेनॉल से इथीन का मैकेनिज्म दोबारा देखेंगे। इथीन का, सॉरी, ईथर का, इथेनॉल से ईथर का, ये भी मैकेनिज्म बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल लिया, 2 मॉलिक्यूल, इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल लिए, कंसंट्रेशन वो डाला एट 413 केल्विन। इसमें कम टेम्परेचर लगेगा, क्यों? कम टेम्परेचर है तो इसलिए 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे पानी को बाहर निकालने के। अगर ज्यादा टेम्परेचर होता है तो एक ही मॉलिक्यूल से वाटर बाहर निकल जाए। और इसमें आएगा ईथर। और ये सेम काम मैं लिख देता हूँ ये, और तुम ये याद रखना, एंट्रेंस में ये भी पूछते हैं। Al2O3 डालते हैं ना अगर इधर, उससे भी हो जाता। Al2O3 टेम्परेचर होता है, तुम ये मान के चलना 500 केल्विन के आसपास, कम टेम्परेचर पे। और अगर ये नोट कर लिया सबने, ये Al2O3 एल्यूमिना से भी सेम काम हो जाता है। और अगर तुम्हें इथीन चाहिए, इथेनॉल से इथीन चाहिए तो Al2O3 डाल सकते हो तुम। टेम्परेचर होता है 625 केल्विन के आसपास, मतलब 100 केल्विन लगभग ज्यादा होता है टेम्परेचर। और आंसर आ जाता है इथीन। क्लियर हो गया कि नहीं? ये इसके आसपास बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है ये बात समझ आ गई कि नहीं? ये सेम काम जो है एल्यूमिना से हो जाएगा, चाहे एल्कीन चाहिए तुम्हें या ईथर चाहिए हो। कोई डाउट किसी को? नहीं समझ आया? आ गया सर। इसको याद कर लेना जरूर, एल्यूमिना वाला ज्यादा देंगे, एंट्रेंस में ज्यादातर एल्यूमिना देते हैं। इस रिएक्शन के बारे में किसी को नहीं पता होता तो गड़बड़ कर दोगे। अब इसका मैकेनिज्म ईथर वाले का, ईथर वाले का मैकेनिज्म सेम मैकेनिज्म चलेगा बिल्कुल। बीच में SN2 पार्ट चलेगा। इथेनॉल है, पहले इसमें H2SO4 टूटेगा, वो तुम खुद दिखा देना, रिवर्सिबल स्टेप है। ये आ गया इसमें ऑक्सोनियम आयन, ये H2SO4 टूटेगा, पहले H+ देगा, और वो H+ इथेनॉल से O से लोन पेयर लेगा। ये आ गया ऑक्सोनियम आयन। अब ये आ गया, अब इसमें अटैक होगा बैक साइड से, ध्यान देंगे, बैक साइड से अटैक होगा। ये ऑक्सोनियम आयन है, HO+, ये है इथाइल। अब इस पे इथेनॉल अटैक करेगा, ध्यान रखना इसमें कार्बोटाइन नहीं बनेगा, टेम्परेचर कम है, कार्बोटाइन नहीं बनेगा इसमें, ध्यान रखना। इसका मैकेनिज्म कई बुक्स में गलत दे रखा है, तो गलती मत करना। इसमें SN2 मैकेनिज्म होता है, इसके अंदर SN2 मैकेनिज्म में ये कार्बोटाइन नहीं बनेगा। अब इसमें ये O इलेक्ट्रॉन लेगा और बैक साइड से ये वाला ऑक्सीजन, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए SN2 बोला है। फ्रंट से श्रिक हिंड्रेंस होगी इस वजह से। तो ये अब आ जाएगा इसमें CH3H, O पे पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा, हट गया ये। और ये पीछे से O, इथेनॉल वाला O जो है प्लस C2H5, समझ आ गया कि नहीं? ये बैक साइड से इलेक्ट्रॉन देगा और ये ट्रांजिशन स्टेट आएगी, सही ना? ये ट्रांजिशन स्टेट आएगी, मैं इसको डायरेक्ट दिखाऊंगा। ये समझ आ गया कि क्या होगा? ये पेपर में नहीं दिखाना है,
अब मैं इसको डायरेक्ट दिखा रहा हूं तुम्हें, ये आ गया, ये वाटर बाहर निकल गया, -H2O, स्लो स्टेप यही होता है, CH3 CH O पे प्लस C2H5, ये दिखाना डायरेक्ट, और फिर H प्लस से ये H, ये वाला H जो दिखाया मैंने, इस H को HSO4 नेगेटिव ले जाएगा, स्टेप होगा फास्ट, -H2SO4 और आंसर आ जाएगा ईथर, CH3 CH2 OCH5। नहीं समझ आया ये? सेम मैकेनिज्म बिल्कुल, बस इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनेगा और बैक साइड से अटैक होगा, कार्बोकेटायन इसमें नहीं बनेगा और बैक साइड से अटैक होगा। जो मैं क्लास लेता हूँ ना उसको मेरी क्लास खत्म होती है ना रिपीट कर लिया करो एक बार जरूर, नहीं रिपीट करोगे गड़बड़ रहेगी। अल्कोहल फिनोल्स की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ, इसके आगे क्वेश्चन बताऊंगा अभी। समझ आ गया मैकेनिज्म की नहीं दोनों? ये मैकेनिज्म जरूर लिख लिख के देख लेना, ये समझ आ गया कि नहीं? यस सर। चलो अब ये मैकेनिज्म समझ आ गया ना। अब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, लिख लेंगे और 4 मार्क कर लेंगे इसको। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स इज नॉट ए सुटेबल मेथड, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बाय सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स इज नॉट ए सुटेबल मेथड, कोई रास्ता क्यों? सर वो एलिमिनेशन प्रेफर करेंगे ना। हाँ वो उसमें एलिमिनेशन होगा, क्यों एलिमिनेशन प्रेफर करेंगे पता अनुराग? सर मतलब स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उनका शायद। नहीं, हाँ उनका स्टेबल कार्बोटाइम लगेगा, वो भी सही है। स्टीरिक हिंड्रेंस बोलना, SN2 से रिएक्शन हो रही थी सेकेंडरी और टर्शियरी में, स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी ना। हाँ हाँ सर सॉरी, स्टीरिक हिंड्रेंस। हाँ स्टेबल कार्बोटाइम सेकेंडरी में आएगा, रीजन सही है। ठीक है सर। देखो इसमें लिखेंगे पहले, सिंस द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बाय SN2 मैकेनिज्म, सिंस द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बाय SN2 मैकेनिज्म, so because of steric hindrance, attack is not possible through the rear on secondary and tertiary course। स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से बैक साइड से अटैक पॉसिबल नहीं होगा। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि क्यों, पीछे जो मैंने दिखा रहा उसी में देखो, इसी में देख लो समझ आ जाएगा तुम्हें। देखो इसमें अगर ये वाला अल्कोहल प्राइमरी था, ये वाला अल्कोहल क्या था? प्राइमरी। ये अल्कोहल क्या है? प्राइमरी। अब अगर ये सेकेंडरी होता, देखो अगर मान लिया मैंने यहाँ पे C2H5 होता, यहाँ पे C2H5 होता, तो अब ये वाला अल्कोहल क्या बैक साइड से अटैक कर पाता? ये बैक साइड से आता तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों बल्कि ना इसको रिपेल कर देते। समझ आ गया कि नहीं? यस सर। और अगर ये टर्शरी हो जाता, मान लो यहाँ पे C3H7 हो रहा जाता, तब क्या होता? तब अटैक हो पाता बैक साइड से? देखो सर फिर नहीं। अटैक हो पाता अगर टर्शरी होता तब, और स्टीरिक हिंड्रेंस होती बैक साइड से बिल्कुल अटैक ना होता। अब मैं इसी चीज को लिख के दिखा रहा हूँ, पेपर में क्या लिख के आना है, 1 मार्क में आता तो लाइन मैंने तुम्हें बता दी है। पेपर में क्या लिख के आना है इस केस में, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है जैसे ये CH3 CHOH CH3, इसमें तुमने कंसंट्रेटेड H4 डाल दिया एट, कंसंट्रेटेड H4 डाला एट 413 केल्विन, तो तुम्हें आंसर प्रोपीन ही मिलेगा, एल्कीन मिलेगा आंसर, जो 443 पे मिलता, बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। क्योंकि इसमें बनता, इसमें क्या बनता? ये चीज बनती CH3 होल ट्वाइस, या इसको पूरा लिख देता हूं मैं एक बार ताकि और तुम्हें क्लियर हो जाए। CH3 HO प्लस H2, ये मिलता बीच में इंटरमीडिएट, और इस पे दूसरा वाला अल्कोहल अटैक करता। क्या इसका बैक साइड अटैक पॉसिबल होता है इस पे? ये इलेक्ट्रॉन ले जाए और ये बैक साइड से अटैक कर दे, क्या बैक साइड अटैक पॉसिबल था इसमें? No। तो ये इसमें ये वाली रिएक्शन नहीं हो पाती, क्रॉस कर देना। इसमें इंस्टेड होता क्या, इसमें ये पूरा पहले बाहर निकलता, ये पूरा पहले बाहर निकलता और बनता कार्बोकेटायन CH3 CH CH3 और ये प्लस, ये कार्बोकेटायन पूरा बनता, और उसके बाद होता बीटा एलिमिनेशन। उसके क्या होता? बीटा एलिमिनेशन। यहां से मान लो H हट जाता, ये इलेक्ट्रॉन देता और आंसर आता -H प्लस या -H4 गिव्स
प्रोपीन। आया समझ कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं? Yes, sir. ये मान लो 2 से 3 मार्क्स में आ गया तो तुम्हें ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये मैंने सेकेंडरी अल्कोहल के लिए बता दिया है, सेम चीज होगी टर्शियरी अल्कोहल के लिए, सेम चीज होगी टर्शियरी अल्कोहल के लिए, वो भी देख लो ऊपर यार। नोट कर लिया सबने? लेक्चर को रिपीट जरूर कर लिया करो क्लास के बाद। अगर टर्शियरी अल्कोहल होता है तो टर्शियरी अल्कोहल में ये चीज आती, O पे प्लस H2, और अब इसमें टर्शियरी अल्कोहल अटैक नहीं कर पाता अगेन बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। इसमें तो और ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, ये इलेक्ट्रॉन ले जाए और ये बैक साइड से अटैक कर दे, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसलिए इसमें भी दोबारा कार्बोकैटायन बनेगा, माइनस H2O कर देंगे, कार्बोकैटायन बनेगा। सेकेंडरी और टर्शियरी अगर अल्कोहल है तो उस केस में कार्बोकैटायन हमेशा बनाना, CH3 और प्लस और इसमें माइनस H+ कर देना, एलिमिनेशन होकर के कहीं से भी एक छट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड बन जाएगा और आंसर आ जाएगा आइसोब्यूटेन। समझ आ गया कि नहीं? ये आंसर है, ये वाली रिएक्शन होगी, ये नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। समझ आ गया कि नहीं? देखो समझ आ गया कि नहीं? ये Yes, sir. चलो, अब अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो नेक्स्ट हम देखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कौन बना पाएगा। रिएक्शन सब आंसर सबको पता है क्या आएगा, तो बताना इसमें कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, CH3 CHOH CH2 CH3 ब्यूटेन 2 ऑल। इसमें डाला कंसंट्रेटेड SO4, टेम्परेचर कोई भी ले लो। तुम्हें बताना है इसमें टोटल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स कितने मिलेंगे और उसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। टोटल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स कितने मिलेंगे और उसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। सर 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। किसने बोला आंसर? सर बहुत अच्छा कर, और एनर्जी लेवल डायग्राम बना लिया है अनुराग? सर वो एनर्जी लेवल प्रोडक्ट्स डायग्राम बना लिया? बना रहा हूँ सर, वही बना रहा हूँ। अच्छा, प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट बता गर्भ कौन से हैं? गर्भ वो 3 प्रोडक्ट्स कौन से हैं? सर एक तो ब्यूटूइन मिलेगा और जिसके 2 होंगे सिस और ट्रांस, और एक ब्यूटवनीन मिलेगा। बहुत अच्छा कर। क्या 11th के किसी और बच्चे ने सोच किया था ये? क्या 11th के किसी और बच्चे ने सोच किया था 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे? अब नेक्स्ट 2 क्लासेस में ना शायद इसके क्वेश्चंस ही चलेंगे तेरे, जो सिडजस रूल के ऊपर। अगर मान लो ये Cl होता ऊपर गर्भ, अगर यहाँ Yes, Cl sir. होता तो हम क्या डालते हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे Cl होता तो हम सर एल वो डालते ना AlCl3। अल्कोहलिक KOH, याद रखना ये चीज, इस चीज का। अगर अल्कोहल है डबल बॉन्ड लेके आना है तो कंसंट्रेटेड SO4, और अगर OH Cl है तो अल्कोहलिक KOH, OH में कंसंट्रेटेड SO4, Cl में अल्कोहलिक KOH। एनर्जी लेवल डायग्राम बना लिया किसी ने कि नहीं? देखो ना आंसर, मैं तीनों आंसर बता रहा हूँ इसके। एक तो OH अल्फा ये है, बीटा हाइड्रोजन इधर भी है, बीटा हाइड्रोजन इधर भी है। ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है मेजर एल्कीन होगा, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर एल्कीन होगा। OH यहाँ से और H यहाँ से हटेगा, ये मेजर एल्कीन है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ब्यूटूइन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक होगी, इसलिए सिस ब्यूटूइन और ट्रांस ब्यूटूइन 2 मिलेंगे। यहाँ से हटेगा तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक नहीं होगी।
यहां से हटेगा तो कोई ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन नहीं होगी, आंसर आएगा CH2 डबल बॉन्ड, एक मिनट, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, इसमें सिस और ट्रांस दो मिलेंगे, एक सिस ब्यूट ट्विन और एक ट्रांस। मेजर कौन सा होगा इन दोनों में से? मेजर कौन सा होगा? ट्रांस वाला। हाँ, ट्रांस में रिपल्शन कम होगी ना, ये पता होगा सबको। ट्रांस में दोनों मिथाइल ग्रुप, हाँ सही है मैं, ट्रांस में दोनों मिथाइल ग्रुप ऑपोजिट हैं तो इनमें रिपल्शन कम होंगी। सिस में दोनों मिथाइल ग्रुप सामने हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन क्या होंगी, ज्यादा होंगी, तो ये सबसे मेजर होगा। सेकंड पे ये सिस वाला होगा और थर्ड पे ब्यूट वनीन। वैसे भी तुम हाइपर कंजुगेशन से भी चेक कर सकते हो सेड्यूस रूल के अलावा। इसमें सिर्फ 2 ही हाइपर कंजुगेशन है सिल्कीन में, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 हाइपर कंजुगेशन, दोनों में 6 हाइपर कंजुगेशन है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो तुम्हें फिर ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट नोट करना है इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। किसी ने बनाया कि नहीं? मयंक चौहान, चलो मयंक एक बार चेक कर लियो एनर्जी लेवल डायग्राम इसका। देखो यहाँ पे क्या आएगा, पहले यहाँ पे ROH प्लस H प्लस, ये वाला पार्ट तो सब में सेम चलेगा। यहाँ आ गया RO प्लस H2, अब बनेगा कार्बोकेटाइन, स्टेप होगा स्लो। अब बनेगा कार्बोकेटाइन, स्टेप होगा स्लो, तो इसको ऊपर ले जाएंगे बिल्कुल। ये एक्टिव एनर्जी सबसे ज्यादा होगी इधर क्योंकि स्टेप स्लो है। और यहाँ बनेगा R प्लस, R प्लस बनेगा यहाँ पे, R प्लस मतलब ये चीज बनेगी, ये CH3 CH प्लस CH2 CH3, ये बनेगा R प्लस। R प्लस बनेगा यहाँ पे, रीअरेंजमेंट अगर होगी तो रीअरेंजमेंट दिखानी है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। अब यहाँ से बनेंगे 3 प्रोडक्ट, यहाँ से बनेंगे 3 प्रोडक्ट, मैं पहले दिखा रहा हूँ सबसे स्टेबल प्रोडक्ट। हाँ अनुराग कुछ बोलना है तेरे को? सर वो इसमें ऐसे होगा क्या, मतलब जो ट्रांस वाला है वो स्टेबिलिटी में नीचे आ जाएगा उसका लाइन, ऐसा बनाया मैंने थोड़ा हाँ सा। बस, हाँ बिल्कुल सही। ये ट्रांस वाला सबसे नीचे, यहाँ पे ट्रांस आएगा सबसे स्टेबल। सेकंड नंबर पे अब थोड़ी सी पीक उसकी ऊपर हो जाएगी, थोड़ी सी पीक उसकी ऊपर हो जाएगी, ये आ गया सिस वाला। सेकंड नंबर पे ये सिस वाला, और ब्यूट वनीन सबसे अनस्टेबल है तो इसकी पीक थोड़ी सी और ऊपर हो जाएगी, और ये ब्यूट वनीन, ये ब्यूट वनीन होगा। किसी ने बनाया डायग्राम ये एनर्जी लेवल डायग्राम? ये ब्यूट वनीन, जो स्टेबल है उसकी एनर्जी कम, लेकिन इससे हमेशा ऊपर ही रहेगा, इससे हमेशा ऊपर ही रहेगा। इसका क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव में, मैंने ना कहीं किसी पुराने ऑब्जेक्टिव्स में देखा हुआ है, इसके एनर्जी लेवल डायग्राम में, इस रिएक्शन के एनर्जी लेवल डायग्राम में टोटल कितनी पीक्स आती है, टोटल कितनी क्रेस्ट आते हैं, कितने ट्रफ आते हैं, कितनी पीक आएंगे इसके अंदर, कितने मिनिमा और कितने मैक्सिमा, ऐसे करके था कुछ, कितने मिनिमा आएंगे और कितने मैक्सिमा आएंगे। तो इसका चेक कर लेंगे इस पूरे रिएक्शन के अंदर। ये एक पहला वाला ध्यान रखना, जो फर्स्ट वाला, जो एक चीज रखना, पहला मिनिमा जो होता है, पहला मिनिमा जो होता है हमेशा रिएक्टेंट होगा, फर्स्ट मिनिमा हमेशा रिएक्टेंट होगा, लास्ट मिनिमा जो होंगे इस केस में तो बहुत सारे हैं, वो प्रोडक्ट होंगे, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, और बीच में होंगे जो मिनिमा होंगे, बीच में जो मिनिमा होंगे वो इंटरमीडिएट, बीच में जो मिनिमा होंगे वो होंगे इंटरमीडिएट। जैसे इसके अंदर ये एक इंटरमीडिएट, ये एक इंटरमीडिएट, पहला मिनिमा रिएक्टेंट, लास्ट मिनिमा प्रोडक्ट, बीच वाले मिनिमा इंटरमीडिएट्स। और जो मैक्सिमा होते हैं, मैक्सिमा जो होंगे प्रेजेंट ऑलवेज ट्रांजिशन स्टेट, है ना, मैक्सिमा जो होंगे वो ट्रांजिशन स्टेट होंगी, और इसके अंदर टोटल मैक्सिमा आ रहे हैं 5, ये 1, ये 2, 3, 4 और ये 5। क्या समझ आया पूरा कि नहीं? ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम की, जिसको पूरा डेप्थ, ये बोर्ड के लिए करना ही नहीं है तुम्हें इस चीज को, जिसको पूरी नॉलेज है ना उसको ये पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे इस रिएक्शन में कितने इंटरमीडिएट्स हैं, हर कोई एक ही मार्क करता है कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, यही मार्क करता है,
लेकिन 2 इंटरमीडिएट है इसके अंदर। ये स्लो स्टेप पे बन रहा है इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट स्लो स्टेप पे बन रहा है, इसलिए रेट ऑफ दिस रिएक्शन, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल उतनी ज्यादा डिहाइड्रेशन फास्ट होगा। समझ आया कि नहीं ये पूरा? एक बार हैंड सेस कर देंगे जिसको समझ आ गया है, एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको ये पूरा समझ आ गया है। जिस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनेगा उसमें रीअरेंजमेंट जरूर होगी, ये याद रखना है। ये एक मैकेनिज्म डिटेल में डिस्कस हुआ है, बोर्ड में जो आएगा मैंने तुम्हें बता दिया, 2 मैकेनिज्म, ईथर वाला और एक एल्कीन वाला। ये ध्रुव, मनन, मयंक, अभिषेक, अर्नव, देव, हिमांग, आन्या, कृष, अनुराग, मयंक चौधरी, गर्व, आर्यन, नव्या, नयन, हरिंदर, गर्व, जिया, छवि, नित्य। चलो ये सबको समझ आ गया। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट नोट करना है इसके अंदर तो बताना है रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, सही ना? रेट ऑफ डिहाइड्रेशन सपोज मैंने तुम्हें दिया एक लिया 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा इनका? जल्दी बोलो आंसर। ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा इन तीनों का? बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 2 3 हो जाएगा। हाँ 1 2 3 क्यों? क्योंकि 1 डिग्री कार्बोटाइन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री सर 3 कार्बोटाइन मोर स्टेबल, डिग्री। हाँ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। इसका कार्बोकेटाइन ये बनेगा सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसका डिहाइड्रेशन सबसे जल्दी होगा। इसका कार्बोकेटाइन ये बनेगा, डिहाइड्रेशन जल्दी होगा। इसका कार्बोकेटाइन प्राइमरी बनेगा 3 हाइड्रोजन, इसमें 6 हाइड्रोजन, इसमें 9 हाइड्रोजन। ये समझ आ गया कि नहीं? तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है, इसलिए ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन भी यही होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ये क्लियर है ना सबको? यस सर। ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ये तो बहुत इजी चीज है, सबको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है इसके अंदर, अब जैसे मैंने ये दे दिया, इसमें बताना तुम्हें ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। एक क्वेश्चन और बस, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कराने हैं मेरे को, ध्यान रखना चीज का। देखते हैं कि कौन किसको क्या समझ आता है। अगर तुमने नहीं पढ़ के रखा ना तो कल वाले क्वेश्चन आप फेस करोगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। बेंजाइल अल्कोहल, फिनॉल, ये बताएंगे, इसमें जल्दी से आंसर देंगे। आंसर दो जल्दी से। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाफ मिनट का टाइम है, फिर सीधा मैं आंसर बता रहा हूँ उसका। प्रैक्टिस जरूर कर लेना मैकेनिज्म लिख लिख के, नहीं तो कल वाली क्लास में समझ नहीं आएगा और बोर्ड के लिए भी दिक्कत हो जाएगी। इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना आज वाली क्लास में। ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा? किसी को बोलना आंसर? सर अगर 1 मिनट बस। चलो मैं 1 3 4 5 2। आप सुन लेंगे एक बार। 1 में तो डिहाइड्रेशन होगा ही नहीं क्योंकि बीटा हाइड्रोजन नहीं है। 1 में कोई वाटर बाहर नहीं निकल सकता, इसमें भी वाटर निकल नहीं सकता, इसमें तो कार्बोटाइन ही नहीं बनेगा, तो इन दोनों में तो डिहाइड्रेशन होगा ही नहीं। अब बचा ये, इसका कार्बोटाइन हाईली स्टेबल, रेजोनेंस होगी ना इसमें, और इसका प्रोडक्ट भी बनेगा, तो ये बनेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये बन जाएगा। इस वाले में प्लस जब आएगा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, और इस केस में प्लस आएगा तो स्टेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए आंसर आएगा 3 4 5, और 1 और 2 तो होगा ही नहीं डिहाइड्रेशन। 3 4 5 नो डिहाइड्रेशन इन केस ऑफ बेंजाइल अल्कोहल एंड फिनॉल। ये कर लेना खुद यहाँ तक, अब सही ना? यहाँ तक कर लेना जरूर।